माइक्रो एंजियोपैथीज। देखिए इस टॉपिक का मतलब ये है, माइक्रो मीन स्मॉल, एंजियो मीन ब्लड वेसल, पैथीज मीन डिसऑर्डर, और थ्रोम्बोटिक का मतलब होता है क्लॉट फॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर एबनॉर्मल क्लॉट बनना शुरू हो जाए तो उसको हम थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। इसको हम टी मैप डिजीज कहते हैं। टी मैप से मुराद होता है, इफ समवन टेल्ड यू इन हेमाटोलॉजी टी मैप, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथिक पैथीज, माइक्रो एंजियोपैथीज। अब इसके अंदर आप लोग को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसमें हमारे पास दो तरह की चीजें हैं। एक का नाम है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसको हम सिंपल कहेंगे टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। और एक को हम कहते हैं hemolytic uremic syndrome, that is known as HUS, very very important disorder these two। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जनाब इनमें फर्क क्या है, और इनको अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहले टीटीपी की जो पैथोफिजियोलॉजी है मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, दिस इज अ ब्लड वेसल। और आप लोगों को पता है कि ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स हैं। इन द ब्लड वेसल वी हैव प्लेटलेट्स, ठीक है जी। और यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथीलियल सेल है, दीज आर द इनर लाइनिंग ऑफ सेल नोन एज एंडोथीलियल सेल्स। ये जो एंडोथीलियल सेल्स है ये क्या करते हैं, दे रिलीज वॉन वोलिब्रेन फैक्टर। ये क्या रिलीज करते हैं, वॉन वोलिब्रेन फैक्टर। आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, जो वॉन वोलिब्रेन फैक्टर है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज बाय एंडोथीलियल सेल that will attach platelet to SGP1B। तो अगर आप लोग इतना याद कर सके कि वॉन वोलिब्रेन फैक्टर एक एंडोथीलियल सेल से आने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्लेटलेट्स एडहेशन में काम करता है। लेकिन अब होता यह है कि ब्लड के अंदर नॉर्मली हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं एडम TS13। उस एंजाइम का नाम क्या है, एडम TS13। ये चीज आप लोगों ने नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडम TS13 का काम, ये जो वॉन वोलिब्रेन फैक्टर है इसको क्या करना है, क्लीव करना है, ताकि वॉन वोलिब्रेन फैक्टर नॉर्मल बंदे में प्लेटलेट की एडहेशन ना करे। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जो एडम TS13 है, अगर इसकी इनहिबिशन या डेफिशिएंसी आ जाए, अगर कोई बॉडी में ऐसी फैक्टर है जिसमें एडम TS13 काम ना करे या इसकी डेफिशिएंसी है, तो वॉन वोलिब्रेन फैक्टर फिर जनाब क्या करेगा, प्लेटलेट को एडहेशन की तरफ लाएगा। अब मुझे ये बताएं, जब प्लेटलेट की एडहेशन होगी, छोटे छोटे वेसल में प्लेटलेट आपस में आते रहेंगे और एडहेशन के बाद एग्रीगेशन होगी, क्लाट बनेगी, तो प्लेटलेट की अकोमुलेशन को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो द कंडीशन इज थ्रोम्बोटिक। और जो प्लेटलेट्स जो ब्लड के अंदर हैं, अगर वो क्लाट फॉर्मेशन की यूज में इस्तेमाल होंगे तो फ्री प्लेटलेट का लेवल कम पड़ जाएगा, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कहते हैं। और जिसकी वजह से स्किन पे ब्लीडिंग स्पॉट्स आएंगे, जिसको हम परप्यूरा कहते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ, बिकॉज दिस कंडीशन इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, कि वॉन वोलिब्रेन फैक्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन कम फ्रॉम एंडोथेलियल सेल। इसका नॉर्मल काम प्लेटलेट एडहेशन है, लेकिन इस वॉन वोलिब्रेन फैक्टर को हेल्दी पर्सन में क्लीव करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एडम TS13। जो टीटीपी है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इसमें जो प्राइमरीली डिफेक्ट है वो एडम TS13 में होता है। अगर ये डेफिशिएंट है तो वॉन वोलिब्रेन फैक्टर फिर बॉडी में बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट की एडहेशन ज्यादा होगी तो क्लाट्स बनेगी, थ्रोम्बोसिस होगी। और जब प्लेटलेट्स क्लाट्स की फॉर्मेशन में यूज होगी तो फ्री प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्पॉट्स निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफ परप्यूरा। तो देखिए इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है, टीटीपी टिपिकली अगर इन फीमेल, मतलब मेल के अंदर भी होता है लेकिन ज्यादातर ये फीमेल में होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट इज कि इसमें इनहिबिशन या डेफिशिएंसी ऑफ एडम TS13, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीटीपी के अंदर जो मेन प्राइम प्रॉब्लम है वो एडम TS13 में होता है। और ये क्या है, इट इज ए वन वोलिब्रेन फैक्टर मेटालो प्रोटीएस। ये प्रोटीएस का काम करता है, ये वॉन वोलिब्रेन फैक्टर को क्लीव करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये डेफिशिएंट है सो देयर विल बी डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ वॉन वोलिब्रेन। और जब वॉन वोलिब्रेन फैक्टर क्लीव नहीं होगा इसकी डेफिशिएंसी में, सो देयर विल बी इनलार्ज या इंक्रीज वॉन वोलिब्रेन मल्टीमर विच लीड टू प्लेटलेट एडहेशन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। और जितना प्लेटलेट आपस में अटैच होंगे, एडहेस होंगे, एग्रीगेट होंगे,
तो वहां पे छोटे छोटे माइक्रो थ्रोम्बाई भी बनेंगे। तो माइक्रो थ्रोम्बो फॉर्मेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस होगी, तो द फिनोमेना इज थ्रोम्बोटिक। लेकिन इसके बाद फ्री प्लेटलेट विल डिक्रीज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसकी वजह से पिन पॉइंट स्किन ब्लीडिंग होगी, दैट इज कॉल्ड परप्यूरा। देयरफॉर द कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन है क्लासिकल, इसमें जनाब आप लोगों ने याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दैट इज जो ये जो हीमोलाइटिक यूरेमिक है, मैं बता रहा हूँ आखिर में, इसमें देखे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डेफिनेटली प्लेटलेट कम। फिर यहाँ पे जब इस छोटे वेसल माइक्रो एंजियोपैथिक का मतलब छोटे छोटे वेसल में जब थ्रोम्बस बनेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, उसके अंदर जो प्लेटलेट है उसने एबनॉर्मल क्लाट्स बनाई है। अभी जो क्लाट है इसके साथ जब ब्लड के अंदर आरबीसी टकराएगी, तो फिर आरबीसी की लाइसिस होगी। और छोटे वेसल में थ्रोम्बस की वजह से आरबीसी की लाइसिस से जो एनीमिया होता है, दैट इज माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। फिर एच बी लेवल कम होगा जब आरबीसी की लाइसिस, और जब आरबीसी दूसरी साइड पे निकलेगी तो वो थ्रोम्बस से एक पीस डिटेच करेगी, जिसको शिस्टोसाइट या हेलमेट सेल कहते हैं। एलडीएच लेवल ज्यादा होगा और एक्यूट किडनी इंजरीज हो सकती है। अब असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों ने याद रखना है कि जो टीटीपी है, टीटीपी इसमें पेंटाड होता है। क्या होता है? पेंटा। पेंटाड का मतलब कम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग। और जो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है उसमें ट्राइएड होता है, कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज मेंट बाय पेंटाड, तो प्लीज आप लोग अभी जो बातें बताने जा रहा हूँ गिनते जाए। अ पेशेंट हैविंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज प्लेटलेट, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया एंड रीनल फेलियर। अब किडनी इंजरी का पता हमें कैसे पता चलेगा? द पेशेंट क्रिएटिनिन लेवल विल बी वेरी हाई, और इसके साथ साथ द पेशेंट विल हैव फीवर। उसके साथ क्या होगी? फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। या तो उसमें सीजर होंगे, डिजीनेस होगी, वर्टिगो होगा। तो देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, hemolytic anemia and kidney injury, fever and neurological symptom, these 5 things in a single patient came together, that is called pentad, and this classical pentad is seen in TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसमें फॉर एग्जांपल ट्राइएड है, ट्राइएड कौन सा है? नंबर 1 हीमोलाइटिक का मतलब इसमें आरबीसी की लाइसिस होती है, तो हीमोलाइसिस। यूरीमिया का मतलब किडनी इंजरी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये वाली जो 3 चीजें हैं ये दोनों में बिल्कुल सेम है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री पहले से हो, इसमें फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं हो, दैट इज हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। लेकिन दोनों के अंदर आप लोग देखें नॉर्मल पीटी एंड पीटीटी हेल्प डिस्टिंग्विश टीटीपी फ्रॉम एचयूएस, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, फ्रॉम डीआईसी, जिसके अंदर कोआगुलेशन पाथवे एक्टिवेट होता है। लेकिन टीटीपी के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है ये क्लॉटिंग फैक्टर का नहीं है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो प्लेटलेट है। प्लेटलेट की एबनॉर्मल क्लॉट्स बनती है, थ्रोम्बस बनती है, तो इसमें फ्री प्लेटलेट का लेवल क्या होता है? कम होता है। इसमें जो इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ चॉइस है या इनिशियल स्टेप इन दी मैनेजमेंट है वो प्लाज्मा एक्सचेंज है, जिसको हम प्लाज्मा पेरेसिस भी कहते हैं। और इसमें ग्लूकोकार्टिकाइड या रुटोक्सीमाब। हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम ये बच्चों के अंदर होता है, एंड दैट इज प्रीडोमिनेंटली caused by Shigella toxin producing by E. coli. Like for example, Shigella toxin E. coli infection, that is O157H7। जो ई कोलाई है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, लाइक एंटीरो हीमोरेजिक ई कोलाई, लाइक एंटीरो पैथोजेनिक ई कोलाई, मुख्तलिफ टाइप है। लेकिन एग्जाम के अंदर आ जाए कि वो स्ट्रेन ई कोलाई की जो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कराते हैं, दैट इज O157H7। अब ये इन्फेक्शन जब इनिशियली जेटी को प्रॉब्लम कराती है, तो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर जो टिपिकल पिक्चर होती है उसमें बताएंगे कि initially the child will have bloody diarrhea followed by 3 things, and combination of 3 things is triad, like thrombocytopenia, microangiopathic hemolytic anemia and kidney injury। think about hemolytic uremic। और इसमें बच्चे को हम क्या करेंगे? सपोर्टिव थेरापी। तो आई थिंक आई एक्सप्लेन इट वेरी वेल हाउ टू डिफरेंशिएट hemolytic uremic syndrome from thrombotic thrombocytopenic purpura। जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है इसमें पेंटाड होता है, और जो एचयूएस है उसके अंदर क्या होता है? ट्राइएड होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन,
कि इसके बाद वॉन वॉलिब्रेंड डिजीज क्या है। वॉन वॉलिब्रेंड, मैं सबसे पहले इस डिजीज को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि जो वॉन वॉलिब्रेंड है इसकी फंक्शन क्या है। नंबर वन, जो वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर है, इट हेल्प इन प्लेटलेट एडहेशन। ये किस में काम करती है? प्लेटलेट एडहेशन। वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर का एक काम यह है कि प्लेटलेट को एडहेस करने में हेल्प करती है। और नंबर टू, इसका मतलब यह है कि इट कैन स्टेबलाइज क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये क्या करता है? क्लॉटिंग फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 को स्टेबलाइज, तो स्टेबलाइज क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोग ये दो फंक्शन याद करेंगे तो आप लोग को ये टॉपिक पढ़ना आसान होगा। वन इज हेल्प इन प्लेटलेट एडहेशन एंड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की स्टेबलाइजेशन। ये दोनों चीजें वॉन वॉलिब्रेंड करता है। वॉन वॉलिब्रेंड आता कहाँ से है? एंडोथेलियल सेल से आता है। और दूसरी बात, जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, दैट इज पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। ये किसके अंदर आता है? इंट्रिंसिक पाथवे। अब पढ़ते हैं इसको और से। इंट्रिंसिक पाथवे कोआगुलेशन डिफेक्ट, देखिए डिक्रीज वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर, अगर ये कम है तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 काम नहीं करेगी, स्टेबलाइज नहीं होगी। देयर विल बी इंक्रीज पीटीटी, क्योंकि जो पीटीटी है इट विल प्रोलॉन्ग, बिकॉज if clotting factor is not stabilized, intrinsic pathway will be damaged. An impaired intrinsic pathway leads to increased PTT. दूसरी बात, क्योंकि वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर प्रोटेक्ट फैक्टर 8, तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी में एपीटीटी क्यों प्रोलॉन्ग होती है, इसीलिए इंट्रिंसिक पाथवे खराब होती है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की स्टेबलाइज ना होने की वजह से। दूसरी दफा ये प्लेटलेट एडहेशन करता है, तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन खराब होगी, क्योंकि प्लेटलेट वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर एडहेशन नहीं होगी, उस वजह से बीटी प्रोलॉन्ग होगी, क्योंकि जो बीटी है दैट इज यूजुअली शोज प्लेटलेट फंक्शन और एपीटीटी। लेकिन वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर का जो प्रॉब्लम है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे पे नहीं होगा, इसलिए जो पीटी है प्रोथ्रम्बिन टाइम दैट विल बी नॉर्मल। वो क्या होनी चाहिए? वो नॉर्मल होनी चाहिए। इसमें ये मोस्ट आर ऑटोसोमल डोमिनेंट। एग्जाम क्वेश्चन ये है कि वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर जो डेफिशिएंसी है दैट इज वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी ऑटोसोमल डोमिनेंट, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मतलब जो इनहेरिटेड जेनेटिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इसमें मोस्ट कॉमन वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी है। और अगर एक चीज कॉमन है तो एग्जाम के अंदर इसके कॉमन क्वेश्चन आते हैं। कॉमनली प्रेजेंट विद मेनोरेजिया एंड एपिस्टैक्सिस। अब हम ऐसा ड्रग देंगे इस डिजीज के अंदर। अब देखें, ऐसा पेशेंट जिसको कोआगुलेशन डिसऑर्डर हो, जिसमें मेनोरेजिया और एपिस्टैक्सिस की हिस्ट्री हो, इसमें जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है, एंड द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज पीटीटी and prolonged BT. Think about von Willebrand factor deficiency. Now, the treatment is desmopressin. What is desmopressin? It is ADH antidiuretic hormone analog. इसका काम यह है which releases von Willebrand factor stored in the endothelial cell. जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है एंडोथेलियल सेल, उनके अंदर जो वॉन वॉलिब्रेंड फैक्टर है उसकी रिलीज को बढ़ाने के लिए हमें एडीएच एनालॉग देना है। क्योंकि आप लोगों को मैंने एंडोक्राइन में पढ़ाया था कि एडीएच को हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। तो आई थिंक यू पीपल मस्ट नो द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड coagulation disorder, that is von Willebrand factor deficiency, and von Willebrand factor deficiency is autosomal dominant condition. इसके बाद आते हैं another very important DIC, disseminated, D for disseminated, I for intravascular and C for coagulation. तो हम DIC पढ़ेंगे कि what is disseminated intravascular coagulation. We will discuss in detail. Now, widespread clotting factor activation, thrombotic state, that is a very important thromboembolic state, with excessive clotting factor consumption increasing thrombosis, increase hemorrhage. very easy to understand. आप लोग ऐसा इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का एक पेशेंट आएगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक पेशेंट है जिसका नाम मैं लिखता हूँ कि अ पेशेंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद द नेम ऑफ अबू बकर। ठीक है जी, उसका नाम क्या है? अबू बकर है। वो फॉर एग्जांपल पेशेंट इमरजेंसी में लाता है और वो फॉर एग्जांपल 25 ईयर ओल्ड है या फॉर एग्जांपल 30 ईयर ओल्ड है, लेकिन उसका नाम अबू बकर है। ठीक है जी, तो उसमें क्या होगा? द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा कंडीशन जिसमें एबनॉर्मल फैक्टर एक्टिवेशन की वजह से अब ये थ्रोम्बोसिस हो रही है। जितना थ्रोम्बस होगा उतना जो प्लेटलेट्स है उसकी यूज में थ्रोम्बस में इस्तेमाल होगी, तो ओवरऑल प्लेटलेट का लेवल कम होगा।
तो हम कहते हैं कंजम्पशन कागुलोपैथी, इसीलिए कि ओवरऑल प्लेटलेट बॉडी में कम नहीं हुए, प्लेटलेट थ्रोम्बस की फॉर्मेशन में यूज हुए तो उसका फ्री लेवल ड्रॉप हो गया। तो थ्रोम्बस की वजह से मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें वेसल के अंदर साइड बाय साइड थ्रोम्बोसिस हो रही हो और यहाँ से प्लेटलेट कम की वजह से ब्लीडिंग। तो ऐसा पेशेंट, a patient brought to emergency, his name is Abu Bakr, brought by the patient with complaint of a condition thrombosis and bleeding side by side, that is disseminated mean abnormal intravascular coagulation। लेकिन हमेशा इसमें एक चीज याद रखे, जो डीआईसी है दैट इज ऑलवेज सेकेंडरी। डीआईसी जो है ये प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इट इज मे बी acute, life threatening or chronic if clotting factor production can compensate or consume। देखें, एक्चुअली जो अगर फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन हो गए तो क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या है? ब्लीडिंग करना है। तो वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन, तो क्लॉटिंग फैक्टर जितने एक्टिवेट होंगे वो थ्रोम्बस बनेंगे। अगर क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बस बनाने में कंज्यूम हो रहे हैं, बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए मजीद और बनाएगी, तो मे द पेशेंट कैन सर्वाइव। अदरवाइज अगर कंजम्पशन कोगुलोपैथी को कंपनसेट ना करे, इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसके अंदर जो काजेज है, लेकिन यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये याद रखे, इज ऑलवेज, डीआईसी इज ऑलवेज सेकेंडरी। इट्स मीन कि बॉडी के अंदर पहले से कोई प्रॉब्लम होगी, डिजीज होगी जिसकी वजह से डीआईसी होगी, इट इज नॉट प्राइमरी। like heat stroke, snake bites, sepsis, that is mainly caused by gram negative bacteria, because sepsis के लिए जो टॉक्सिन चाहिए एंडोटॉक्सिन, और वो ग्राम नेगेटिव में होते हैं। ट्रोमा, obstetric complication, acute pancreatitis, malignancy, nephrotic syndrome and transfusion reactions। So these are the mainly primarily causes which can cause DIC is a secondary outcome। इसमें भी शिस्टोसाइट क्योंकि थ्रोम्बस बनेंगे, आरबीसी, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट डी डाइमर बढ़ेगी, फाइब्रिनोजिन कम होगी क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा कंज्यूम होगी। तो फाइब्रिनोजिन इज व्हाट, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर 1, उसकी डेफिशिएंसी, और फैक्टर 5 और 7 भी कम होंगे। तो इसमें अगर हम इसकी लैब को देखते हैं, इसकी जो लैब है उसमें हमें क्या चीज मिलेगी, तो लैब के अंदर अगर आप लोग इस डीआईसी के अंदर देखते हैं, तो हाउ वी कैन सी द लैब ऑफ डीआईसी, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि लैब वैल्यू क्या है। सबसे पहले नंबर 1, जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम होगी, बिकॉज इन दिस स्टेट देर इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कि जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉट की फॉर्मेशन में कंज्यूम होगी। तो जब प्लेटलेट काउंट कम होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सो देयर विल बी इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम शोज अबाउट प्लेटलेट क्वालिटी। फिर इसके अंदर एपीटीटी और पीटी दोनों प्रोलॉन्ग होंगे। तो इसका मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें एवरीथिंग इज डिस्टर्ब, दैट इज नोन एज डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, एंड दैट इज इमरजेंसी। इसको हम कभी भी जनाब इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी थ्रोम्बोफीलिया, मतलब वो कंडीशन जो हेरिडिटरी जेनेटिक्स के साथ हो, जिसमें क्लॉट्स फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। दे ऑल आर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। इसमें इंक्रीज टेंडेंसी टू डेवलप थ्रोम्बोसिस। Thrombophilia, a condition characterized by increased formation of thrombi. If the problem in gene, if the problem is genetic, that is called of hereditary। इसमें क्या होता है? एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। होता क्या है? थ्रोम्बिन का काम फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, बट थ्रोम्बिन के खिलाफ काम करने वाला एंटी थ्रोम्बिन। बट अगर एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी है तो फिर थ्रोम्बोसिस होगी। हैज नो इफेक्ट ऑन पीटी एपीटीटी thrombin time but diminish increase PTT following standard heparin dose। Can also be acquired renal failure, nephrotic syndrome। nephrotic syndrome के अंदर there is loss of antithrombin, और antithrombin loss in urine decrease inhibition of factor 2A। what is 2A? that is thrombin। और आप लोगों को ये पता है कि अगर हम नॉर्मली क्या होता है, जो थ्रोम्बिन है इट प्रोमोट थ्रोम्बोसिस, लेकिन थ्रोम्बिन के खिलाफ काम करने वाला, इसको काउंटर एक्ट करने के लिए एंटी थ्रोम्बिन चाहिए। बट अगर एंटी थ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी है, चाहे वो जेनेटिक हो या अक्वायर्ड हो, तो फिर थ्रोम्बिन को हम इनहिबिट नहीं करेंगे और वो थ्रोम्बोसिस करेगी, जिसको हम थ्रोम्बोफीलिया कहते हैं। फैक्टर 5 लेडन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेंट फैक्टर 5 लाइक गुआनिन लीड्स टू एडेनिन डीएनए पॉइंट म्यूटेशन। इसमें ये म्यूटेशन साइड है आर्जिनिन 506 GIN mutation near the clew site,
दैट इज रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन सी। प्रोटीन सी क्या करता है, ये एक किस्म की एंटी कोआगुलेंट है, और अगर ये जो फैक्टर 5 है अगर ये म्यूटेंट हो जाए तो प्रोटीन सी की जो डिग्रेडेशन है वो मतलब ये नहीं होगी, तो इससे फिर डीवीटी होगी, सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस एंड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। फिर प्रोटीन सी आर एस डिफिशिएंसी में क्या होता है, डिक्रीज एबिलिटी टू इनएक्टिवेट फैक्टर 5 एंड व्हाट फैक्टर 8, रिस्क ऑफ वारफरीन इंड्यूस स्किन नेक्रोसिस। ये एग्जाम के अंदर आता है, जस्ट आप लोग अपने आप को कंफ्यूज ना करें। जस्ट रिमेंबर, अगर एक पेशेंट है उसको हम एंटी कोआगुलेंट दे रहे, और एंटी कोआगुलेंट देने के बाद उसकी एट द साइट ऑफ इंजेक्शन वहाँ पे स्किन नेक्रोस हो जाए तो वारफरीन की कॉम्प्लिकेशन है, और ये प्रोटीन सी एंड एस की डेफिशिएंसी में होता है। टुगेदर प्रोटीन सी कैन कैंसल एंड प्रोटीन एस स्टॉप दिस कोआगुलेशन। तो मतलब ये एंटी कोआगुलेंट है, इसकी कमी से प्रोटीन सी एंड एस दे वांट एंटी कोआगुलेशन, दे स्टॉप कोआगुलेशन। बट अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो फिर कोआगुलेशन होगी, थ्रोम्बोफिलिया होगा। नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोटीन सी एस ये फैक्टर से 5A 8A को इनएक्टिवेट करता है ताकि क्लाट ना बने, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी है देयर विल बी डिक्रीज टू इनएक्टिवेट, फिर ये दोनों इनएक्टिवेट नहीं होगी तो क्लाट्स फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से थ्रोम्बोफिलिया होगा। और ये भी जनाब एक कंडीशन है प्रोथ्रम्बिन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन है अनट्रांसलेटेड रीजन में। अब ट्रांसलेटेड रीजन अनट्रांसलेटेड रीजन ये हम जेनेटिक पार्ट में करेंगे। मतलब इतना याद रखें, प्रोथ्रम्बिन म्यूटेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोथ्रम्बिन, और प्रोथ्रम्बिन की वजह से क्या होगी, थ्रोम्बिन ज्यादा बनेगी। थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन एंड टू फेब्रिन विच लीड टू इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ वीनस क्लॉट। इन सब के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में अगर आ जाए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट में क्लॉट्स फॉर्मेशन की द रीजन इज antithrombin deficiency because antithrombin loss in the urine. Protein C and S inactivate normally which two factor 5A and 8A. So hope I make it super easy this topic. आप लोगों ने सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह see you in the next topic. अल्लाह हाफिज।